हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग बेटा बात किए थे कल वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का बेसिक में जाना था। वैदिक कालीन शिक्षा है क्या, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त कर लेंगे, ठीक है। जो मूल पॉइंट है आपको तैयार करने हैं, आज समाप्त हो जाएगी। 2 क्लास आपके लिए पर्याप्त है, ठीक। आज हम लोग जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कैसे थी, मतलब कैसे बालक को शिक्षा ग्रहण कराया जाता था, बालक कैसे शिक्षा ग्रहण करता था, कैसे प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है, कैसे उच्च शिक्षा की शुरुआत हुई है, इसके विषय में जानेंगे। और ये जानेंगे शिक्षण का उद्देश्य क्या था, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि शिक्षण में वैदिक कालीन शिक्षा का क्या दोष रहा, क्या कमियां रही, ठीक है, जिससे बौद्ध कालीन शिक्षा की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो चलिए बेटा, पहला टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना व्यवस्था, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना या व्यवस्था क्या होती है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे वैदिक कालीन में शिक्षा की जो संरचना है इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी और एक उच्च शिक्षा कैसी थी, ठीक है। तो अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो परिवारों से होती थी। कहाँ से होती थी बेटा? परिवारों से होती थी। जब बालक 5 वर्ष की आयु पर पूरा कर लेता था तो उस 5 वर्ष की आयु पर किसी भी शुभ दिन, है ना, बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। इस संस्कार में होता क्या था बेटा? यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। किसके द्वारा कराया था बेटा? कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था, जिसमें जो पुरोहित हुआ करता था मतलब इसमें बच्चे को स्नान कराकर साफ सुथरे स्थान पर बैठाया जाता था, नया वस्त्र धारण कराया जाता था, ठीक है, और कुल पुरोहित के सामने प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। कुल पुरोहित जो है वह अपने वेदों मंत्रों द्वारा देवी देवताओं की आराधना करता था, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि बच्चे को नहवाने के बाद नए वस्त्र धारण कराने के बाद पुरोहित के सामने जब उसको प्रस्तुत किया जाता था तो पुरोहित क्या करता था भाई? नया वस्त्र बिछाता था, ठीक है, और नया वस्त्र बिछाता था और उस पर कुछ ऐसे ही रंग बिरंगे चावल बिखेर देता था, ठीक है, और वह अपने वेदों के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करता था, ठीक है। और देवी देवताओं की आराधना की जाती थी और बच्चे की उंगली पकड़कर, ठीक है, बच्चे की उंगली पकड़कर उसी मतलब जहाँ पर कोई कपड़ा, साफ कपड़ा, नया कपड़ा बिछाया गया है, जहाँ चावल के दाने डाले गए हैं, उसी पर बच्चे की उंगली पकड़कर उन्हीं चावल के माध्यम से वर्णमाला लिखाया जाता था। वर्णमाला का आकार बनाया जाता था, छोटा बड़ा इस तरह से, ठीक है। वर्णमाला की, या कह सकते हैं कि उंगली पकड़कर तो उसके द्वारा बिछे हुए चावलों से, है ना, वर्णमाला के अक्षर बनाए जाते थे, ठीक है। इस प्रकार इस कार्य से पुरोहित को कुछ भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी और पुरोहित जो होता था बेटा वो बच्चे को आशीर्वाद देकर, है ना, चला जाता था। यहीं से बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। ऐसी शुरुआत को हम विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जानते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए वैदिक कालीन शिक्षा में किस संस्कार से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है, तो विद्या आरंभ संस्कार से बच्चे की शिक्षा की शुरुआत होती थी, जिसमें जो परिवार से होती है 5 वर्ष के बाद होती है, जिसमें एक पुरोहित, परिवार में एक पुरोहित हुआ करता था, बुलाया जाता था, उसके सामने बच्चे को नहलाकर कपड़ा बढ़िया साफ सुथरा बिछाकर बैठा दिया जाता था, उसके सामने चावल डाल दिए जाते थे और बालक पुरोहित अपने वेद मंत्रों द्वारा ईश्वर की आराधना करता था, ठीक है, और उसको वर्णमाला के अक्षर बनवाकर पुरोहित को क्या किया जाता था? कुछ दान दक्षिणा देकर, भोजन कराकर वापस भेज दिया जाता था। यहीं से जो है आपके बच्चे की शिक्षा की शुरुआत हो जाती थी। ये कहाँ बताया गया बेटा? शिक्षा व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था बताई गई, ठीक है। तो लिखा गया वैदिक काल में शिक्षा का शुभारंभ 5 वर्ष की आयु पर
परिवारों से होती थी। बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिए, विद्या आरंभ संस्कार, यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसके द्वारा कराया जाता था? परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था, जिसमें बच्चे को स्नान कराकर, नए कपड़े वस्त्र धारण कराकर कुल पुरोहित के वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना करता था। ठीक है, और इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ होती थी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको आपको लिखकर भी समझाया और वैसे भी समझा दिया। यही शिक्षा व्यवस्था प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, अगली दूसरी जो शिक्षा व्यवस्था क्या है बेटा? उच्च शिक्षा व्यवस्था। उच्च शिक्षा व्यवस्था में इस काल में गुरुकुल प्रणाली अधिक प्रचलित मानी जाती है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं उच्च शिक्षा व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों की संख्या बढ़ने से उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। भाई जिससे धीरे धीरे शिक्षा बढ़ने लगी, अनेक विषय आने लगे शिक्षा में, तो सीधे सी बात है भाई, सामाजिक को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थानों की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई तथा इस काल में इस शिक्षा के दरमियान गुरुकुल जो प्रणाली है, गुरुकुल शिक्षा है, वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अधिक प्रचलित रही है, जिसमें शिक्षण का कार्य गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद आदि द्वारा प्रारंभ कराया जाता था। ठीक है, मतलब गुरुकुल प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में कुछ विशेष आश्रम हुआ करते थे, ऋषि आश्रम, परिषद आदि के द्वारा शिक्षा संपन्न कराई जाती थी और ये गुरुकुल नगरों से हमेशा दूर स्थापित किए जाते थे, जिससे यहाँ पर जो गुरु जिस बच्चे को शिक्षा दे रहा है उसको किसी प्रकार की बाधा ना हो, शोरगुल ना हो, कोलाहल ना हो। ठीक है, इसलिए गुरुकुलों की स्थापना हमेशा नगरों से दूर होती थी। ठीक है, तो हाँ, जिसमें दूर स्थापित किए जाते थे। गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा प्रणाली में गुरु को आध्यात्मिक पिता माना गया है, वैदिक कालीन शिक्षा में माना गया है, जिसकी यह मान्यता है कि ऐसे गुरुओं से जो भी बालक शिक्षा ग्रहण करता था उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ करता था। ठीक है, ये कहाँ की मान्यता है? वैदिक कालीन शिक्षा की मान्यता है। इसलिए गुरु को आध्यात्मिक इसलिए बताया गया है, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है ना। किसमें बताया गया है? इस शिक्षा में बताया गया है, शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें शिक्षा के मतलब वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत वेदों के अनुसार जीवन को दो भागों में बांट दिया गया, एक परा और एक अपरा, है ना। परा में ज्ञान कर्म और निष्ठा से आप अपने जीवन को हासिल करते हैं, तो वहाँ ने क्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात की गई है। ठीक है, लेकिन जब अपरा की बात की गई तो यहाँ पर समाज को, लोकतंत्र को आधार मानते हुए शिक्षा के साथ जब जीवन को जोड़ना, वो जीवन माना गया है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपकी उच्च शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, अब गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। इस प्रकार की शिक्षा का रूप हमें कहाँ से? गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार तथा विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, हर जगह जैसे गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार में है ना, हरिद्वार विश्वविद्यालय या अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय ओपन हुए हैं, जहाँ पर भी शिक्षा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे है कि अब इस उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रवेश की जो आयु वो वर्ग के अनुसार निर्धारित की गई है। ठीक है, जिसमें बताया गया 8 वर्ष की आयु ब्राह्मण के बच्चों को 8 वर्ष की आयु के होते हुए उनको उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी गई थी। 10 से 11 वर्ष तक लगभग आयु के क्षत्रिय वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था। मतलब गुरुकुल में अगर कोई भी उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लेने जाता था, तो अगर कोई ब्राह्मण है तो कम से कम उसकी 8 वर्ष की आयु हो, कोई क्षत्रिय है 10 से 11 वर्ष और कोई वैश्य है तो 12 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में प्रवेश ले सकता था। लेकिन कोई अगर शूद्र है तो शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है, जिसमें प्रवेश के समय बच्चों को उपनयन संस्कार भी होता था। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा प्रणाली में बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। तो
वैदिक कालीन शिक्षा में कहाँ होता था? गुरुकुल आश्रमों में कराया जाता था। ठीक है, अब आपसे इस पर अनेक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। गुरुकुल में ब्राह्मणों के लिए क्या उम्र रखी गई थी? 8 वर्ष। क्षत्रिय बच्चों के लिए 10 वर्ष, 11 वर्ष। ठीक है, वैश्य बच्चों के लिए 12 वर्ष, शूद्रों के लिए कुछ नहीं थी। ठीक है, और इसमें प्रवेश के समय कौन सा संस्कार दिया जाता था? उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे है वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक थे। मतलब इस वैदिक कालीन शिक्षा में जो पाठ्यक्रम की बात की गई है तो अनेक मतलब अधिक व्यापक थे। जिसमें क्या क्या थे बेटा, इसको जरूर आप याद कर लेंगे। जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित शास्त्र, गणित भाषा कला, विज्ञान, शिल्प या कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान सम्मिलित थे। ठीक है, पाठ्यक्रम की जो व्यापकता बताई गई है इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, गणित, विज्ञान, नीतिशास्त्र, इतिहास, कला, शिल्प, कृषि, सैन्य विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय क्या थे बेटा? शामिल थे। ठीक है, तो ये रहा आपके वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना, शिक्षा की व्यवस्था, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। ठीक है, आगे बात करेंगे वैदिक शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में बताया गया है, ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श माने जाते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति करना, धर्म को मानना, धार्मिकता को मानना, सामाजिकता बनाना, नैतिक विकास करना, चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, और अपने अंदर क्या करना? आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, इन्होंने क्या माना बेटा? इन्होंने माना कि हमारे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें उस काल की जो शिक्षा का स्वरूप बताया गया है बहुत गहराई से देखते हैं और समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। मतलब अगर बहुत गहराई तक जाए, समझे, तो सब कुछ देखने के बाद ही मिलता है ज्ञान का विकास करना ही वैदिक कालीन शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, जिसमें पहला उद्देश्य क्या था बेटा? ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। ठीक है, उद्देश्य क्या माना गया? पहला, ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। ठीक है, ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा में ज्ञान का विकास सर्वप्रथम प्रमुख उद्देश्य था। यह ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र भी माना जाता है। जैसे 2 नेत्र हैं, अगर तीसरे नेत्र की बात किया जाए तो वैदिक कालीन शिक्षा में किस काल की शिक्षा में ज्ञान को तीसरा नेत्र माना गया है? तो वैदिक कालीन शिक्षा में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है, जिसमें बताया है ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम। ठीक है, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, मतलब ज्ञान जो होता है वह मनुष्य का तीसरा नेत्र के समान होता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान का विकास प्रमुख उद्देश्य माना गया। किसमें माना गया बेटा? वैदिक कालीन शिक्षा में माना गया है। समझ में आई बात? अगला है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध का मतलब होता है वैदिक कालीन शिक्षा में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, मतलब शरीर को कम, आत्मा को ज़्यादा, क्योंकि शरीर नश्वर के समान था, लेकिन जो आत्मा थी वो अनश्वर थी। अनश्वर मतलब अजर और अमर के रूप में मानी जाती थी। अतः विद्यार्थियों की चित्त निवृत्तियों का निरोध करने हेतु योग पर विशेष बल दिया जाता था। उसकी जो मानसिक वृत्तियाँ थीं उनको दूर हटाया जाता था, उनको चित्त वृत्तियों में लाकर उनके चरित्र का, जीवन का एक निर्माण का आधार बताया गया। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा में। अगला है स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई है वैदिक कालीन शिक्षा में। ऋषि और गुरु मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के हेतु स्वस्थ शरीर व निर्मल मन की आवश्यकता पर बल देते हैं। मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में अगर ऋषि मुनि गुरु ये इस पर बल देते हैं जिससे कि मानव जीवन
का जो उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है, स्वस्थ शरीर हो, निर्छल जीवन हो, छल कपट ना हो, ऐसे जीवन अगर जिए तो यहाँ कौन से गुरु मानते थे? वैदिक कालीन शिक्षा के गुरु इस बात पर बल देते थे, ठीक है। और यही कारण था ऋषि मुनि आश्रम और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था, जहाँ पर बालकों को ऋषियों मुनियों के गुरुओं के घर भेज दिया जाता था और वहाँ एक निश्चित अवधि तक छोड़ दिया जाता था। जब वो शिक्षा पूरी हो जाते थे तो उनको लाया जाता था और वहाँ पर ऐसे ऋषि मुनि अब उन बालकों के शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य के रूप में विशेष ध्यान दिया करते थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा में स्वास्थ्य एवं संवर्धन का निर्माण करना उद्देश्य माना जाता है। अगला है चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण का मतलब होता है बेटा, वैदिक कालीन शिक्षा का ये भी उद्देश्य है कि छात्रों का चरित्र का निर्माण भी करना था, ठीक है। चरित्र निर्माण में वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता है, ठीक है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार, ठीक है, आदि का पालन करके इस उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त की जाती थी, जिससे उनके चरित्र का निर्माण होता था, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। बालक किस तरह से कैसे व्यवहार कर रहा है, किस तरह देखने से लग रहा है, शारीरिक वेशभूषा है ना, ये सब उसके क्या होती हैं, इसका व्यक्तित्व का विकास होता है। नैतिकता का विकास इसके अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा में है ना बताया गया है कि अपने बड़ों से मान सम्मान करना, अपने बड़ों के आदर संस्कार को बनाए के रखना, आत्म केंद्रित जीवन की भावना का विकास करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आप उनके द्वारा बताए गए नियमों को, संस्कारों का पालन करना, ठीक है, ये नैतिकता का विकास को दर्शाता है। अगला है ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल देना, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, कि छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। और इस हेतु संस्कार में व्यक्ति की मुक्ति पर बल दिया जाता था। साविद्या या मुक्ति, है ना, साविद्या या मुक्ति मतलब अगर आपके पास विद्या है तो आप मुक्त हैं, अगर विद्या नहीं है तो आप मुक्त नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे, पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है वैदिक कालीन शिक्षा के दोष। वैदिक कालीन शिक्षा के दोष में सबसे पहला दोष ये था, क्योंकि आज की शिक्षा देखी जाए तो हर किसी एक सफल अध्यापक के लिए या व्यक्ति के लिए किसी बच्चे सफल मतलब कह सकते हैं कि सफल व्यक्ति बनना है, सफल स्टूडेंट्स बनना है या सफलता हासिल करना है तो आपके विषयी ज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तब की बात थी, तब वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत सारे विषय थे लेकिन मनोविज्ञान विषय का अभाव था। आज की शिक्षा के अनुरूप वहाँ पर एक कमी थी, किस शिक्षा में? वैदिक कालीन शिक्षा में, ठीक है। तो वही बताया गया है, शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था, इसका पहला दोष माना गया, ठीक है। दूसरा, शिक्षा एक मार्गी थी का मतलब क्या होता था? इसमें जो कुछ शिक्षक गुरु बताता था बालक को उसको मानना पड़ता था, बालक अपने आप से उस पर तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं था। तो शिक्षा एक मार्गी थी, ठीक है। बालक अगर कोई समस्या है तो चाहे भी उसको भी पूछने से हमेशा डरता था, दंडित व्यवस्था थी, ठीक है। शिक्षक केंद्रित थी, मतलब शिक्षक केंद्रित का मतलब होता है शिक्षक अपने आप से चाहे जैसे जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार रखता था, वो बालक की इच्छा नहीं देखता था, वो अपनी इच्छा अनुसार बालक को शिक्षा ग्रहण कराता था। इसलिए शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। लगभग प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य था। इसमें ये भी समस्या थी कि अगर कोई बच्चा चाहे कि इसको हम ना पढ़ें तो ऐसा नहीं था, शिक्षक सभी को अनिवार्य रूप से सभी विषयों का ज्ञान कराता था, ठीक है। जैसे अभी से चलो हम ये विषय नहीं पढ़ेंगे वो विषय पढ़ लेंगे, जैसे टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे संस्कृत पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे। इस तरह से आपके पास ऑप्शनल का मामला है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इसकी ये कमी थी। लगभग सभी बच्चे को सभी विषय का ज्ञान रखना पड़ता था, ठीक है। अगला है धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों की प्राथमिक प्रधानता थी। अगर कोई उस समय धर्म को ना माने, सत्य ना बोले, ब्रह्मचर्य का पालन ना करे तो कभी भी उसको एक शिक्षा ग्रहण नहीं कराई जाती थी, ये भी एक दोष है, ठीक है। अगला है शिक्षा का माध्यम संस्कृत था।
वहाँ पर भी शिक्षा का माध्यम क्या माना गया, संस्कृत। अगर कोई भी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता तो उसको सब कभी शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। ठीक है। अगला है स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था। हाँ, ये बहुत बड़ा दोष है। वहाँ पर भी स्त्री शिक्षा को पूर्ण रूप से शिक्षा से दूर रखा जाता था। उन पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। वो बिल्कुल शिक्षा से हमेशा दूर कर दिए गए थे। ठीक है, इग्नोर कर दिए गए थे। लास्ट पॉइंट है शिक्षा पद्धति मौखिक थी तथा लेखन अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता था। मतलब उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में मौखिक रूप से शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। जैसे आज हम लोग के पास बोर्ड है, मार्कर है, चौक है आदि से लिख कर पढ़ाते थे, तब ऐसी सुविधा नहीं थी। ना ही बच्चे के पास तब जो है वही तख्ती वगैरह सब बना लिए जाते थे, अपना हाथ से जमीन पर आगे पर लिख कर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ज़्यादातर मौखिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। लिखित जैसे शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको वैदिक कालीन शिक्षा समझ में आ गई होगी। अगर वैदिक कालीन शिक्षा समझ में आ गई तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और प्रयास करके आप अपने से संबंधित लोगों को अपने से जरूर जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो लोग जुड़ेंगे तो हमको और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।